चलिए आज बाजारों की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। हम सब बाजार पर निर्भर है ना? जी। वो चीजें पाने के लिए जो हम खुद नहीं बना सकते। एडम स्मिथ ने भी यही कहा था काफी पहले। हाँ सही कहा। लेकिन ये बाजार असल में है क्या और मतलब काम कैसे करते हैं ये? देखिए बाजार चाहे वो कोई नुक्कड़ की दुकान हो, हाँ, या कोई बड़ा सा मॉल, हाँ, या फिर फोन पर कोई ऐप, जी, मूल रूप से वो जगह है जहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले मिलते हैं। अच्छा। और स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ लेन देन की जगह ही नहीं है। मतलब पहले भी जैसे हम्पी के बाजारों में वहाँ विचारों का, संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होता था, एक भरोसा बनता था। दिलचस्प। तो आज का हमारा मिशन यही है, समझना कि बाजार चलते कैसे हैं, कितनी तरह के होते हैं और हमारी जिंदगी पर इनका क्या असर है। हाँ, तो सबसे बुनियादी बात से शुरू करें। बिल्कुल। हर बाजार में एक खरीदने वाला होता है, क्रेता। जी हाँ, और कोई भी सौदा तभी होता है जब कीमत पर बात बन जाए। कीमत पर सहमति। हाँ, और ये कीमत अक्सर तय होती है मांग और आपूर्ति से और मोल तोल से भी। अच्छा, मोल तोल से। जैसे वो स्रोत में अमरूदों वाला उदाहरण था। हाँ, बिल्कुल वही। बेचने वाला सोचता है ज्यादा दाम मिले, हाँ, खरीदने वाला कम देना चाहता है। हमेशा। फिर मोल भाव होता है और कहीं बीच में सौदा पड़ता है। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ दो लोगों की बात नहीं है। बाजार में कितने खरीदार हैं, माल कितना है, ये सब चीजें कीमत पर असर डालती हैं। तो ये मांग और आपूर्ति का जो खेल है वही कीमतें तय करता है। मोटे तौर पर हाँ। और आपने कहा था बाजार कई तरह के होते हैं। जी हाँ। जैसे वो जो हफ्ते में एक बार लगते हैं, साप्ताहिक हाट। हाँ। या फिर बड़े शॉपिंग मॉल। हाँ, वो हो गए फिजिकल बाजार। जी। मतलब जहाँ लोग आमने सामने मिलते हैं। जी। लेकिन अब तो ऑनलाइन बाजारों का जमाना है। हाँ वो तो है। घर बैठे कुछ भी मंगा लो, किताबें, कपड़े, यहाँ तक कि सबरी राशन भी। सही बात है, इसने तो व्यापार का तरीका ही बदल दिया है। बिल्कुल। और बाजार इस आधार पर भी अलग होते हैं कि व्यापार हो कहाँ रहा है। मतलब अगर देश के अंदर ही खरीद बिक्री हो रही है तो वो हुआ घरेलू बाजार, डोमेस्टिक मार्केट। ओके। और अगर देशों के बीच हो रहा है, एक देश से दूसरे देश में, तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, आयात निर्यात। जी हाँ, वही आयात और निर्यात। तो इन ऑनलाइन बाजारों ने शायद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी आसान कर दिया होगा। हाँ, काफी हद तक। घर बैठे दुनिया के किसी कोने से सामान आ जाता है। पर ये सामान बनने की जगह से हम तक पहुंचता कैसे है, इसमें वो सप्लाई चेन वाली बात आती है ना। बिल्कुल सही। यहीं पर पूरी सप्लाई चेन यानी आपूर्ति श्रृंखला काम करती है। स्रोत में सूरत के कपड़ा बाजार का एक अच्छा उदाहरण दिया है। अच्छा, कैसे? देखिए, कपास आई खेत से, गई फैक्ट्री, वहाँ कपड़ा बना। ठीक है। फिर जो थोक विक्रेता होते हैं, होलसेलर, वो बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। हाँ। और फिर उनसे लेते हैं खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर, जो हमें और आपको बेचते हैं। अच्छा, तो ये पूरी कड़ी है, खेत से लेकर दुकान तक। हाँ, और इसमें वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं जो सामान को अलग अलग जगह पहुंचाते हैं। हाँ। और ऑनलाइन दुनिया में तो एग्रीगेटर भी आ गए हैं। एग्रीगेटर वो क्या करते हैं? वो कई सारे बेचने वालों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट। अच्छा, समझा। ये तो वाकई काफी जटिल प्रक्रिया है, खेत से लेकर हमारे हाथ तक है। तो लेकिन बाजार सिर्फ सामान और पैसे का लेन देन ही तो नहीं है। शायद स्रोत में मणिपुर के इमा कैथल का जिक्र था। हाँ, इमा कैथल, मदर्स मार्केट। मदर्स मार्केट, ये तो बड़ा अनोखा नाम है। और जगह भी अनोखी है। करीब 3000 महिलाएं चलाती हैं इसे। 3000 महिलाएं? जी। क्या बेचती हैं वहाँ? सब्जियों से लेकर हाथ से बनी पारंपरिक चीजों तक, सब कुछ। ये सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये मणिपुर की संस्कृति, उनकी परंपरा और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। कमाल है। ये दिखाता है कि बाजारों का एक गहरा सामाजिक पहलू भी होता है, जहाँ विश्वास बनता है, समुदाय जुड़ता है। ये विश्वास वाली बात, ये बहुत जरूरी है और शायद इसीलिए सरकार की भूमिका भी अहम हो जाती है। हाँ बिल्कुल। ताकि बाजार में निष्पक्षता बनी रहे, ग्राहकों को ठगा ना जाए। सही कहा। सरकार कई तरह से दखल देती है, तभी कीमतें कंट्रोल करके। जैसे कुछ जरूरी दवाएं हैं, उनकी MRP तय कर दी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ज्यादा कोई नहीं ले सकता। हाँ, वो तो देखा है। या फिर किसानों के लिए उनकी फसल का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय कर दिया, ताकि उन्हें नुकसान न हो। हालांकि स्रोत ये भी बताते हैं कि इस तरह के कंट्रोल के अपने फायदे नुकसान दोनों हैं। कभी कभी बाजार में गड़बड़ी भी आ जाती है या सरकार पर बोझ पड़ता है। अच्छा, और क्वालिटी का क्या? मतलब हम कैसे भरोसा करें कि जो खरीद रहे हैं वो ठीक है, सुरक्षित है?
हाँ, ये भी जरूरी सवाल है। यहीं पर सरकारी मानक और सर्टिफिकेशन काम आते हैं। मानक जैसे खाने की चीजों पर आपने FSSAI का निशान देखा होगा। हाँ, FSSAI देखा। वो बताता है कि खाना सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरा है। ठीक है। वैसे ही बिजली के सामान पर ISI मार्क होता है। वो क्वालिटी और सेफ्टी का भरोसा देता है। हाँ, ISI मार्क भी पता है। खेती के उत्पादों के लिए एग मार्क है। और आजकल उपकरणों पर वो BEE स्टार रेटिंग होती है ना। हाँ, फ्रिज AC पर होती है स्टार रेटिंग। जी, वो बताती है कि उपकरण कितनी बिजली बचाएगा। जितने ज्यादा स्टार उतनी ज्यादा बचत। अच्छा, तो ये सारे निशान और रेटिंग हमें सही चीज चुनने में मदद करते हैं। बिल्कुल, और धोखाधड़ी से भी बचाते हैं। तो इस पूरी बातचीत से, इस डीप डाइव से ये तो साफ है कि बाजार हमारी अर्थव्यवस्था और समाज के लिए कितने जरूरी हैं। जी हाँ, कीमतें तय करने में मदद करते हैं। हाँ, और वो पूरी सप्लाई चेन के जरिए चीजें हम तक पहुंचाते हैं। एक पूरा नेटवर्क है ये। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा कि बाजारों के कितने अलग अलग रूप हैं, छोटे गांव के हाट से लेकर दुनिया भर में फैले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक। सही, और सरकार की भूमिका भी है इसमें। नियम बनाकर, मानक तय करके व्यवस्था बनाए रखना। और वो सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी, जो समुदायों को जोड़ता है, विश्वास बनाता है। जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसने सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ दिया है। और यहीं पर एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है। बताइए। जैसे जैसे ये ऑनलाइन बाजार फैल रहे हैं और व्यापार ग्लोबल होता जा रहा है, तो क्या वो जो स्थानीय बाजारों का अपनापन था, वो सामाजिक जुड़ाव, वो भरोसा, जैसा हमने इमा कैथल या पुराने हम्पी के बाजारों के बारे में सुना, हाँ, क्या वो कमजोर पड़ रहा है या फिर वो बस अपना रूप बदल रहा है, शायद किसी नए डिजिटल तरीके से बन रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है।